नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। पहला कहानी है भूतिया अस्पताल और दूसरी कहानी है अमावस्या की काली शक्ति। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी माँ की हॉरर कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गाँव था। वहाँ लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गाँव के ज्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थीं। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है। सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि होती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार मिलकर अनिल को समझाता है कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा अनिल को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन सीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अनिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता तो वह उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के बहाने अपने दोस्त के साथ मिलकर सीमा का गर्भपात करवा देता है। और जैसे ही सीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा टूट जाती है। उसके परिवार वालों ने ही उसकी मासूम बच्ची छीन ली। सीमा बहुत दुखी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वह अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है और कुछ ही पलों के अंदर सीमा की धड़कनें बंद हो जाती है। सीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, सभी भागते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अनिल सीमा के चले जाने से बेहद दुखी होता है। उसे अंदाजा नहीं था कि सीमा बच्ची के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे दें। जो होना था वह हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। सीमा के अंतिम संस्कार के 13 दिन गुजरते ही अस्पताल में सीमा की भूतिया रूह की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी रूम में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन यह घटना मरीजों के अंदर भूतिया डर बैठाने के लिए काफी थी। इसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेजी से फैलने लगती है और लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगते हैं। अस्पताल में एक औरत बच्चे के जन्म के समय आपातकालीन हालात में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचती है। औरत की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन वह उनके हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देख वहां मौजूद सभी डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही समय में वह ऊपर से नीचे गिरती है और उसे सर में जोरदार चोट लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है।
एक माँ सीमा के गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं और देखते ही देखते अस्पताल को बंद करने की बात होने लगती है। लेकिन शहर में इससे बड़ा अस्पताल दूसरा कोई नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता था। लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाहों तक ही सीमित नहीं था, इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई न कोई भूत तो जरूर है, क्योंकि कई हादसे निरंतर हो रहे थे। अस्पताल प्रबंधन मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूंक करने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्रों से सिद्ध किया हुआ नींबू रखकर सीमा की रूह का पता लगा लेता है। देखते ही देखते नींबू का कलर सुर्ख लाल हो जाता है। उस कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओझा अस्पताल के कर्मचारियों से कहता है कि इस अस्पताल में एक दुखियारी मां की आत्मा है जिसके बच्चे का गर्भपात किया गया था, इसलिए वह इस अस्पताल में किसी को भी मां नहीं बनने देना चाहती। अस्पताल प्रबंधन को सीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह गर्भपात अनिल और उसके कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए ओझा अपनी मंत्र शक्ति से सीमा की रूह को सबके सामने बुला लेता है। सीमा का भूतिया साया आते ही सभी चीजें इधर उधर बिखरने लगती हैं। टेबल कुर्सियां पलट जाती हैं और अचानक वह कंपाउंडर जिसने सीमा का गर्भपात किया था अजीब हरकतें करने लगता है। उसके स्वर बदल जाते हैं। ओझा तुरंत उसे बालों को पकड़कर वहीं बैठने को कहता है। दरअसल ओझा को पता चल चुका था कि सीमा की आत्मा कंपाउंडर के अंदर आ चुकी है। वह सीमा की रूह से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था? हम उसे कानूनी सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वह कंपाउंडर जिसके अंदर सीमा की रूह समाई हुई थी जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, अजय और अनिल दोनों ने मेरी बच्ची की जिंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सबको इनकी गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अस्पताल प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वह कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ देता है और तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को तुरंत उठाकर आपातकालीन कक्ष लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी मौत से लड़ने में असफल हो जाता है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले लिया था, अब बारी थी अनिल और उसके परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ाने के बाद पुलिस अनिल और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सीमा के गर्भपात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिससे कहीं न कहीं सीमा की आत्मा को थोड़ा शांति तो मिलती है और अस्पताल से सीमा की आत्मा को शांति मिल जाती है। और इसी के साथ ही भूतिया अस्पताल की हॉरर स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कहानी है अमावस्या की काली शक्ति। दरअसल अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए यह औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है औरत उग्र होती जाती है। वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती है और वह औरत जमीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से शहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। ममता घरेलू महिला थी। वह ज्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता के पति बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम सुरेश था और सुरेश के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। सुरेश एक अच्छा कर्मचारी था। वह पूरी जिम्मेदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवा दिया करता था।
उसका स्वभाव बहुत ही संकोची था, इसलिए वह किसी को भी मना करने में हिचकता था। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चेंबर में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। सुरेश को अपने बॉस की बात से खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, अगले महीने अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा हूँ। बॉस अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सुरेश को दे देते हैं और कहते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जाओ मजे करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ जाता है। घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। सुरेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाज़त दे दी है, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। सुरेश के मोबाइल में अचानक बॉस का फ़ोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। सुरेश अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर सुरेश उनका ऑफर मान लेता है। ममता सुरेश से कहती है कि हमें कुछ सामान लेना होगा, चलो आज बाजार चलते हैं। अगले 2 दिनों में इन्हें निकलना है, इसलिए सुरेश बाजार जाने को तैयार हो जाता है। सुरेश और ममता बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। वह अपने सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार दरवाजे पर आकर समय से खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिग्गी में सारा सामान जमाता है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने रोमांचक लम्हों की ओर, खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए। सुरेश और ममता गाने गुनगुना रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से जाकर एक पैर से लटक जाती है। ममता और सुरेश जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है, लेकिन इनकी कार रास्ते से थोड़ा नीचे एक पैर के सहारे लटकी होती है। कार की आवाज़ सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद ये बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति बड़ी सी लकड़ी लेकर इनकी कार को जोर जोर से धक्का देने लगता है। ममता और सुरेश को कुछ समझ नहीं आता कि ये इन्हें बचाना चाहते हैं या मारना। अचानक सुरेश की नज़र अपने बॉस पर पड़ती है, जो कि रास्ते के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। सुरेश जोर से आवाज़ लगाता है, बॉस हमें बचाइए। लेकिन सुरेश के बॉस एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर कार के ऊपर पटक देते हैं और पैर की लकड़ी टूट जाती है, जिससे कार खाई में जा गिरती है। खाई गहरी होने के साथ साथ जानवरों से भी भरी है। दरअसल यह बहुत बड़ा जंगल है जो ज़मीन की बहुत गहराई में फैला हुआ है। यहाँ गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए सुरेश के बॉस ने यही जगह चुनी थी सुरेश की मौत के लिए। सुरेश के बॉस उसे क्यों मारना चाहते थे, ये बात दोनों के लिए राज रह जाती है और गाड़ी खाई समा जाती है। अगली सुबह अखबार में हादसे की खबर छपी होती है, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपया की हेरा फेरी का आरोप भी सुरेश के ऊपर लगा होता है। दरअसल सुरेश के बॉस ने ऐसे कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से ये काम हुआ है। लेकिन अब सुरेश दुनिया में ही नहीं है, वह नहीं कह सकता कि यह काम उसके बॉस ने उससे करवाया है। सुरेश और ममता की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में सुरेश की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से ममता की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद ममता बेहोश हो चुकी थी। तभी एक जंगली व्यक्ति की नज़र इनकी कार पर पड़ती है और वह दोनों को कार से बाहर निकालता है। सुरेश मर चुका होता है, लेकिन ममता की सांस चल रही होती है, इसलिए वह उसके पति को छोड़कर ममता को अपने साथ अपने कबीले ले आता है। ये कबीला बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो कि काली शक्तियों के स्वामी थे। वह ममता को अपनी औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। ममता उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन अपने वह इशारों से बातों को समझा पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वह बदला लेना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली शक्तियां प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ममता घने जंगलों में काली शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी और अब वह इतनी ताकतवर थी
कि पलक झपकते ही वह किसी भी स्थान में पहुंच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। उसके एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को खाक में मिलाया जा सकता था। ममता एक स्टाइलिश लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुंच जाती है। दरअसल ममता को सुरेश के बॉस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना चाहती थी। ममता ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सुरेश के बॉस मोहित हो जाते हैं। ममता बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वह खाता किसी और का होता है जो इस दुनिया से जा चुका था और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन ममता को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसीलिए वह उदाहरण की तरह उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैम, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। ममता तुरंत हाँ कर देती है। तभी वह अपने एक क्लर्क को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मैम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता कि बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्म में फंसाता है। क्लर्क बाहर चला जाता है। इसी दौरान सारी बातें ममता सेव कर लेती है, ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोष साबित करने के सबूत हासिल कर लें। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और बॉस के चैम्बर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। खिड़की के कोने कोने से कांच के टुकड़े टूटकर बॉस के शरीर में घुस जाते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। ममता भूतों की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर को खून से लाल देख सभी डर से कांपने लगते हैं। ममता ने अपना बदला ले लिया था। ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। ममता इतनी शक्तिशाली ताकतों की मालिक थी, अगर वह चाहे तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन वह अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सुरेश का केस दोबारा शुरू किया जाता है। और कुछ ही महीनों में सुरेश निर्दोष साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सुरेश के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वह ऐसी ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्म में ममता को सजा काटनी पड़ती है और ममता के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।